नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और हम देख रहे थे राजनीतिक विज्ञान में जेंडर समानता और महिला अधिकार के संबंध में। तो बच्चों, हमने पहले चर्चा की थी कि किस प्रकार से समाज में महिलाओं के साथ अलग अलग बातों को लेकर भेदभाव होता है, क्योंकि उनका जो शारीरिक तंत्र होता है और जो उनके कामकाज करने के तरीके होते हैं, उसके आधार पर लोगों ने एक तरह से मान्यता बना रखी है कि इनके बीच में अंतर होता है। और इसी कारण से समाज में सभी अवसरों में महिलाओं को बहुत हद तक अंतर किया जाता है और पुराने समय से ये बातें चली आ रही हैं। और इन चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत सारे विचारक जो थे और जो समाज सुधारक थे, उन्होंने प्रयास किया है समय समय पर, और उनके सुफलों का कारण ही है कि आज बहुत अच्छी स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है समाज में, और लोगों को अच्छे अधिकार मिल पा रहे हैं और बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में राजा राम मोहन राय जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था कि जो राजा राम मोहन थे, वे इन्होंने जो सती प्रथा है, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा थी, महिलाओं को इससे जूझना पड़ता था, उसे बंद करवाने के लिए बहुत प्रयास, और उनके कारण ही सती प्रथा पे बहुत हद तक रोक लग पाया, कानून बन पाया। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया कि जो शिक्षा है, महिलाओं के लिए किया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए और आधुनिक शिक्षा दी जाए। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, और इनके अलावा जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने, और इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जो किया, जो रूढ़िवादी तरीके थे कि पुनर्विवाह जो होता है, उस समय पे जो महिलाओं के पति मृत्यु हो जाती थी, तो उनका जीवन बहुत दुर्भर हो जाता था। तो उसके लिए उन्होंने पुनर्विवाह का, साथ ही साथ न्यूनतम उम्र की बात उन्होंने कही कि जो महिलाओं का विवाह है वो एक न्यूनतम उम्र के बाद ही करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया, और ये ऐसे प्रयास उनके द्वारा किए गए, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, कि जो पुराने रूढ़िवादी विचार हैं, रूढ़ियाँ हैं, उन्हें तोड़ा जाए और उनके स्थान पे ऐसी चीज़ों को लाया जाए जिससे कि लोग, इन महिलाओं का जीवन अच्छा हो सके। उस समय पे महिलाओं के जीवन सती प्रथा और बाल विवाह इत्यादि के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था, और इसके कारण उनकी जीवन की स्थिति पूरी हो जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। और इसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले का नाम बहुत ही आदर से लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। इनके पति थे ज्योतिबाई फुले, तो उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे कार्य किए शिक्षा के क्षेत्र में। चूँकि इनको इस बात का अनुभव था, ये 1831 से 1897 तक था इनका, तो ये वो समय था, सन 1831 से 1897 के बीच के समय में इन्होंने काम किया। तो आप देख सकते हैं कि ये वो समय था, अर्थात आज से लगभग 100-200 साल पीछे की बात है ये। तो ये हमारा अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से 150-200 साल पुरानी बात है। तो उस समय पे उन्होंने बहुत प्रयास किया शिक्षा के, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज हमारे समाज में शिक्षा का कितना महत्व दिया जाता है। हमारे जो जितने भी पालक हैं, जो आप लोगों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं स्कूलों में, वो अपनी ओर से कितना प्रयास करते हैं कि आप किसी भी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करें। और उस समय पे, आज से 200 साल पहले की जो बात हम कर रहे हैं, उस समय पे माहौल और भी अलग था। उस समय पे शिक्षा का उतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। तो उस समय पे इन्होंने क्या किया, जो सावित्रीबाई फुले हैं और उनके पति जो ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने
स्कूल खोला 1848 में, पहला। और ये स्कूल किन के लिए खोला उन्होंने? महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। क्योंकि उस समय पे 1848 में स्कूल जो थे वैसे ही शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद उनका ये विचारधारा था कि यदि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए लड़कियों को, महिलाओं को, तो वे अपना विकास कर सकती हैं। और 1897 तक उन्होंने 17 स्कूल खोले थे। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, 17 स्कूल खोलना बहुत बड़ा आंकड़ा होता है किसी एक साधारण मनुष्य के लिए। और इसमें उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी, बाल बोध शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के ज्ञान की बातें, और साथ ही व्याकरण, गणित, भूगोल और मराठी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और इसके साथ साथ मानचित्रों का अध्ययन भी इन स्कूलों में किया जाता था, अर्थात बहुत ही एडवांस लेवल की पढ़ाई उस समय के हिसाब से और भी बहुत अच्छी थी ये शिक्षा प्रणाली थी। इसके कारण इसके साथ साथ वे नाटकों, गीतों इत्यादि का प्रयोग करते थे, साथ ही साथ कई ग्रंथ वगैरह उन्होंने लिखे। तो ये उस समय पे हुआ जो सावित्रीबाई फुले ने ये बहुत सारा काम किया था, जिससे बहुत हद तक लोगों को सहायता मिली। इस प्रकार के समाज सुधारक थे कि न सिर्फ इन्होंने बातें कहीं लोगों को समाज सुधारने के लिए बातें बताई, बल्कि उन्होंने करके दिखाया कि किस प्रकार से ये किया जाए तो और अच्छा समाज बन सकेगा। और ये शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। शिक्षा के लिए ये कार्य किया, और फिर इसके बाद राजनीति के लिए भी बहुत सारी महिलाओं के प्रयास, और भी जो देश के नेता थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। तो जो राजनीतिक क्षेत्र है, इसके लिए समय समय पर प्रयास होते रहा कि किस प्रकार से महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी दी जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, जो देश था, तो 1800 में जब ये स्कूलों की स्थापना हो गई थी, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ चुके थे 1848 से 1897 तक, ये आप देख सकते हैं लगभग 29 साल का यहाँ पे आप आंकड़ा देख पा रहे होंगे। और 48 से लगभग 40 साल का समझ सकते हैं। 40 साल के आसपास इन्होंने 17 स्कूल खोले, अर्थात उन्होंने, जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित कर दिया कि कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा महिलाओं को दी जा सके, जिससे वो अपना अच्छा स्थान बना सके और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने एक काव्य लिखा, काव्य फुले, जिसमें उन्होंने विस्तृत तौर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी, और साथ ही समाज के जो शोषित वर्ग थे उनके लिए बहुत सी बातें इनकी ओर से कही गई, और लोगों को इन्होंने एक रास्ता दिखाया। जो ये रास्ता इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि काम किया जाए, महिलाओं के लिए उनको अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए और एडवांस चीज़ें बताई जाए, तो वो अपना जीवन और अच्छे से जी सकती हैं। और एक महिला के अच्छा जीवन जीने से तात्पर्य होता है एक पूरे परिवार का, अर्थात जो परिवार महिला का होता है वो अपने पूरे परिवार में इस ज्ञान को बांटते हैं, और इसके आधार पे समाज का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। ये बातें उन्होंने समझी थी और इसके लिए बहुत सारा कार्य किया था। दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को स्थान देने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, और बहुत लंबे समय से ये प्रयास चले आ रहे हैं। तो सन 1900 से ये प्रयास जो है, 1913 में जो वयस्क मताधिकार का गठबंधन हुआ, तो कुमुदनी मिश्रा जो थी भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में बुलाई गई थी। तो ये जो प्रयास थे 1913 से ये प्रारंभ हो गया था। और साथ ही साथ 1917 में, हम अभी राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैंने पहले शिक्षा की बात की और अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति में क्या क्या हुआ। तो इस समय पे मांग होने के साथ साथ शिक्षा और जो स्वास्थ्य की सुविधा मिलने की बात हुई, तो मद्रास विधानसभा में पहली बार 1921 में महिलाओं को मताधिकार देने का अवसर प्राप्त हुआ, वोट देने का अधिकार मिला। इसके साथ साथ 1935
सीटों की व्यवस्था हुई। अब आप समझ सकते हैं कि सीटों की जो व्यवस्था है, विधानसभा में जो अलग सीटें हैं, अर्थात आपको ये निश्चित समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि यदि कहीं पे कुछ कमेटी बन रही है, कहीं कुछ मीटिंग हो रही है, मान लीजिए आपके स्कूल में ही कोई मीटिंग हो रही है जिसमें इस पे विचार किया जा रहा है कि बच्चों को कौन सा खेल खेलना चाहिए, और मान लीजिए उस मीटिंग में 5 टीचर बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा खेल बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यदि 5 टीचर ही बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि वहाँ पे 2-4 बच्चों को भी बैठा दिया जाए और सभी मिलके चर्चा करें कि कौन सा खेल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उन्हें खिलाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। इसी प्रकार से ही विधानसभा जो है वहाँ पे जो बड़ी जगहें हैं, बड़े स्थान जहाँ पे हैं, यदि महिलाओं को स्थान मिलेगा, वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, मीटिंग्स में रहेंगी, चर्चा में रहेंगी, तो महिलाओं के लिए जो नीतियाँ हैं और साथ ही साथ घर परिवार समाज के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, तो उनका भी मंतव्य अर्थात उनकी सोच उसमें काम करेगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसे देखते हुए 1935 में सीटों की व्यवस्था की गई, महिलाओं के लिए अलग से सीटों की व्यवस्था की गई, और जिसके कारण और साथ ही साथ वयस्क मताधिकार का लाभ जो है स्वतंत्रता के बाद मिल पाया पूरे देश में महिलाओं को, सभी महिलाओं को स्वतंत्रता के बाद। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो उसके बाद फिर देश में महिलाओं को थोड़ी सी आज़ादी मिली। महिलाओं को क्या, सबको आज़ादी मिली और सब देश के बारे में सोच पा रहे थे। तब फिर धीरे धीरे जो भागीदारी है वो बढ़ाने की मांग हुई। तो महिलाएं जो थी अपने जीवन से जुड़े जो चिंताएं हैं, नौकरी है, साथ ही साथ सुरक्षा हुआ, दहेज से मुक्ति हुई, संपत्ति में भागीदारी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा हुई और इसके कानून बनाए गए। चूंकि कानून बनाए गए और अभी तक बन रहे हैं, 1956 में एक कानून बना था जिसमें पुत्री को पिता के संपत्ति में अधिकार मिलता था। तो इसके साथ साथ और कई प्रकार के कानून बनाए गए। 1956 में इसमें कुछ संशोधन हुए, 2005 में फिर इसमें भी संशोधन हुआ, और समय के साथ साथ जिस प्रकार से आवश्यकता दिखाई दी गई उसके आधार पर इसे सशक्त बनाया गया। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में आधी आबादी जो महिलाओं की है, तो निश्चित तौर पे उन्हें जो संसद में स्थान है और अलग अलग स्थान है वहाँ पे 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए, और इस पर भी प्रयास चल रहा है। तो ये जो भागीदारी है, और अभी जो है आरक्षण जो है कई जगह 73वां और 74वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें बहुत सी बातों पे चर्चा की गई थी, और इसके साथ साथ 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया था, जिससे कि बहुत हद तक अवसर मिल पाया था। और ये जो अनुपात है इसके आधार पर इसे और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये था राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में हमने चर्चा की। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इसी से जुड़ी हुई और भी बातें लेकर आएंगे, और भी बातों पर चर्चा करेंगे जेंडर समानता के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे आप, और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपके काम की बातें और खबरें लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।